रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है वो भी रिकॉर्डिंग देख लें, और उनको भी आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी नो अस, और डेफ ड्राइव को भी। ये डेफ ड्राइव का ऑलमोस्ट ये छठा बैच है। इससे पहले हम लोग मर्न स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस और रिएक्ट नेटिव, नेक्स्ट जेएस और डिफरेंट कोर्सेज हम कंप्लीट करवा चुके हैं। एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस सारे कोर्स हमने थ्रू आउट द 2 इयर्स कंप्लीट करवाएं। और मेनली जो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, एज अ जावास्क्रिप्ट इंजीनियर, हम लोग जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क्स पे टीचिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हमने फ्रंट एंड में रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, बैक एंड में नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और मोबाइल एप्लीकेशन में रिएक्ट नेटिव वगैरह के कोर्स जो हैं वो कंप्लीट करवाएं। और जितने भी बच्चों ने कोर्स वगैरह करे हैं वो काफी ज्यादा अच्छी, कोई लोग जॉब्स कर रहे हैं, कोई लोग एज अ मन स्टैक डेवलपर जॉब कर रहे हैं, कोई फ्रंट एंड साइड पे कर रहे हैं, कोई बैक एंड साइड पे कर रहे हैं। तो काफी अच्छा हमें इसमें फीडबैक मिला, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू ही रखा। आइडियली जो इसको स्टार्ट करने का हमारा इनिशिएटिव था वो यही था कि बेसिकली जब आप लर्निंग करके इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कि आप एक जो लर्निंग कर रहे होते हो ना यूट्यूब से या कहीं से भी आप लर्निंग कर रहे हो तो उसमें और जो इंडस्ट्री में चीजें या प्रैक्टिसेस चल रही होती है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हमने थ्रू आउट द जर्नी इस तरीके से रखी, अगर कोई इनिशियल लेवल या बिगनर लेवल भी कोर्स को ज्वाइन करता है तो हम उसको एट द एंड ऑफ द कोर्स उस लेवल पे पहुंचा सकें कि वो एटलीस्ट इंडस्ट्री में जाके सफर ना करे, और उसकी जो लर्निंग है वो उस तरीके से हो कि वो उन चैलेंजेस को, उन चीजों को अपनी इनिशियल लेवल पे समझ सके। ठीक है। और ये थ्रू आउट द कोर्स ये एक आउटकम में से है, और दूसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है हर कोई टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है, तो अपने आप को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। सही है, क्योंकि एक स्टैक से तो सभी आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल तक की चीजें कर लेते हो तो आपके चांस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, और हमारे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन अभी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस बैचेस के भी हैं, और वो हमारे साथ हर कोर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं एज अ जावास्क्रिप्ट इंजीनियर। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा सा डेफ ट्रायल के बारे में बताया, और अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो माई सेल्फ मलिक मोहम्मद जहांगीर, और थ्रू आउट द कोर्स मैं आपका इंस्ट्रक्टर भी रहूंगा। और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट एंड और नोड जेएस एज अ बैकएंड साइड पे हम डील कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द अभी रिसेंटली हमने इसी साल कुछ एप्स पे काम किया जिसके अंदर वी हिट 10 मिलियंस यूजर। सो वो एक बड़ी अच्छी जर्नी हमारी रही, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, जब आपकी प्रोडक्ट थ्रू आउट द डिप्लॉय होने के बाद जब वो स्केल करती है ना, तो उस वक्त फिर जो ट्रैफिक, आप जो चीजें सीख रहे होते हो वो आप कभी भी लर्निंग के वक्त या उसको डेवलप करते वक्त नहीं सीखते। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे उनको इस चीजों का आइडिया होगा कि वो क्या किन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आपको भी इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स हम वो सारी चीजें और बेस्ट प्रैक्टिसेस से आपको आगा करते रहेंगे जिनकी आपको रियल वर्ल्ड में जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में मजीद आपको बताऊं तो आप लोग मेरे लिंक्डइन पे आके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ये रिसेंटली अभी हमारी कंपनी की जोंग के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, तो अगर आप जोंग ऐप ओपन करेंगे तो उसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी जोंग ने इनिशियली लॉन्च करा हुआ वो हमारी कंपनी ही बना के डिलीवर किया है। ठीक है। जिसमें मेरा मेन रोल जो था वो एज अ नेक्स्ट जेएस डेवलपर और नेक्स्ट जेएस डेवलपर हमने उस पर काम किया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हमारे कुछ बैकएंड, अभी जो हमारे एक रिसेंटली बैच चल रहा है मनी स्टैक विद जनरेटिव एआई, उसके कोर्स की डिटेल्स वगैरह हैं, और मेरी कंपनी के रिलेटेड लंदन में अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां गए हुए थे, तो उसकी सारी चीजें हैं। ये हमारे मैनेजर हैं फाइक भाई, और ये डेफ ड्राइव का है। अगर आप लोग डेफ ड्राइव के साथ चैनल्स पे ज्वाइन नहीं है तो डेफ ड्राइव का आप एज अ चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा एक फ्रीलांस ग्रुप भी है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज जॉब्स वगैरह हम शेयर कर रहे होते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपके साथ लिंक्स वगैरह सारी चीजें शेयर कर दूंगा। ठीक है। इसी के साथ ये कुछ मेरा एक्सपीरियंसेस है, जिसके अंदर मैंने एज अ फाइवर से वेब डेवलपर स्टार्ट किया था, फिर मैंने कंपनी में एज अ मन स्टैक डेवलपर स्टार्ट किया, देन मोबाइल एंड एप्लीकेशन, वेब एंड एप्लीकेशन दोनों सर्विसेज पे मैंने काम किया हुआ है एज अ जावास्क्रिप्ट इंजीनियर। फिर अभी नाउ यूके बेस्ड कंपनी के साथ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जॉब कर रहा हूँ। सो दिस इज माय लिटिल इंट्रोडक्शन। और हमारे साथ सर अशर भी हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे जब उनकी बारी आएगी। लेकिन अभी हम चलते हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर, नेस्ट जेएस के ऊपर, कि बेसिकली आज हम क्या देखेंगे नेस्ट जेएस के अंदर। ठीक है। अच्छा, आज का जो बेसिकली आपका सेशन है वो आपका सेशन रखने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आपको थ्रू आउट द कोर्स पता चल जाए कि आप क्या चीज़ लर्न करने वाले हो, नेक्स्ट जेएस की इम्पोर्टेंट क्या है, और
हम आपकी क्लासेस किस तरीके से हुआ करेंगी, कहाँ पे आपको पोर्टल का एक्सेस होगा, कहाँ से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कहाँ आपके असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम समझ जाएंगे। और क्या क्या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें भी हम थ्रू आउट द सेशन आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर टोटली कोडिंग बेस होगी, कि जिसमें हम एक्चुअल में जाके कोड कर रहे होंगे और चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं नेस्ट जेएस से। जैसे आप सबको पता ही है कि नेस्ट जेएस जो है एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क। अब नोड जेएस खुद क्या है? नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो बिल्ड हुई थी वो क्लाइंट साइड के लिए थी, ब्राउजर कंपेटेबल थी, यानी जावास्क्रिप्ट से आप क्लाइंट साइड लॉजिक या स्क्रिप्ट लिखते थे। लेकिन 2009 में रैंडेल साहब थे, उन्होंने इसको नोड जेएस के अंदर कन्वर्ट किया और एक रन टाइम बनवाया जिसका नाम उन्होंने नोड जेएस रखा, तो जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं। अब सर्वर साइड का सिंपल मतलब ये है कि हर वो लैंग्वेज जो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो सकती है, चल सकती है, ठीक है। पहले, इससे पहले जावास्क्रिप्ट क्या होती थी, सिर्फ आप उसको ब्राउजर पर ही इसको रन या एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ लोगों जिसको फ्रंट एंड का आइडिया, तो उनको पता हो कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी कंपाइलेशन होती है वो ब्राउजर पे होती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ नोड.js हम इसको सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को सर्वर साइड पे रन कर सकते हैं तो दैट्स मीन कि हम उसके साथ कोई सर्वर को सिस्टम या कोई आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हैं। यानी एक किसको किसी यानी हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जो किसी सर्वर पे हम सेंट्रलाइज तरीके से होस्ट कर सकें और उसकी सर्विसेज दूसरी जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज कर सकें, ठीक है। यहीं से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और जब हम जावास्क्रिप्ट में बैकएंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस जैसे एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और सेकंड हमारे पास जो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है वो है नेस्ट.js, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी पॉपुलैरिटी और उसके चीजों के हवाले से, फीचर्स के हवाले से आगे करूंगा आगे चल के। नेस्ट जेएस के अंदर बेसिकली जो आपके एडवांटेज और फीचर्स हैं उसके अंदर जो सबसे पहले हम भी जो चीजें देखेंगे, सबसे वो मेन चीज ये है कि ये नोड जेएस पर ही डेवलप हुआ हुआ है। और इसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट बिल्ट इन होती है, तो हमें टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द कोर्स। हम और ये भी देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट क्यों जरूरी है ओवर जावास्क्रिप्ट। और इसकी मदद से आप रेस्ट एपीआईज, टाइप ओरम्स, सीक्वल, नॉन सीक्वल डेटाबेसेस, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें आप नेस्ट.js के साथ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसको बनाने का क्या मकसद था, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि भाई बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, या वो एज अ बैकएंड अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये मैंने 2-3 स्लाइड ऐड करी है। जिनको आइडिया अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बेसिकली 2-3 स्लाइड ऐड करी है। तो बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है कि आपकी वेब एप्लीकेशंस के अंदर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो सारी चीजें हम बैकएंड डेवलपमेंट में लिखते हैं, ठीक है। चाहे आपकी वेब एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर है, या जैसे आप कोई एप्स यूज करते हैं, व्हाट्सअप आप यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप के अंदर आपका जो इंटरफेस है वो किसी दूसरे यूजर के इंटरफेस से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सरासर अपना व्हाट्सअप चला रहा है तो उनके लोग अलग हैं, उनके मैसेजेस अलग हैं, उनके चैट्स अलग हैं, और मैं अगर व्हाट्सअप चला रहा हूँ तो मेरे चैट्स इंटरफेसेस अलग हैं। तो ये जो ऑथेंटिकेशन का पार्ट है कि किस यूजर को क्या सर्व करना है, किस, क्योंकि डेटाबेस में तो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन किसको क्या सर्व होगा ये सारा लॉजिक जो है वो हम बैकएंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड का रोल इसमें ये होता है कि वो उस डेटा को डिस्प्ले करवाए, उस डेटा को शो कराए फ्रंट एंड साइड पे, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज वे में शो करवाने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट एंड की। लेकिन ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, किस यूजर को क्या डेटा मिलेगा, इस डेटा की बिजनेस लॉजिक क्या होगी, क्या आपको प्रीमियम फीचर भी देखने को मिल रहा है बगैर पेड करे, तो ये सारा जो बिजनेस लॉजिक है, अगर आप प्रीमियम यूजर तो आपको प्रीमियम फीचर मिलेंगे, प्रीमियम नहीं है तो आपको नॉर्मल फीचर्स मिलेंगे। तो ये जितना भी बिजनेस लॉजिक जो हम बनाते हैं या पेमेंट गेटवेज वगैरह लगे हुए हैं, ये सारा हमारा बैकएंड साइड पे लिखा जाता है। इसी के साथ जो सर्वर के ऑपरेशंस होते हैं कि सर्वर किस तरीके से मेंटेन करना है, ये भी हम बैकएंड साइड पे लिखते हैं। लोड बैलेंसिंग वगैरह ये सारी चीजें जो हम बैकएंड साइड पे कर रहे होते हैं, कि एक एपीआई इस पे मिलियंस ऑफ यूजर अगर हिट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें भी हम सर्वर साइड के ऊपर अपनी बैकएंड लॉजिक्स पे लिख रहे होते हैं। फिर हम एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं। एपीआई की जरूरी है कि भाई जो हमारे बैकएंड की सर्विसेज हैं वो फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हो सके। यानी जो हम बैकएंड पे डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस तो बैकएंड साइड से कनेक्ट है ना, तो किस यूजर को क्या डेटा देना है वो एपीआई के थ्रू हम फ्रंट एंड को दे रहे होंगे, और फ्रंट एंड वाला उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्ले करवा रहा होगा। फिर आपकी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस वगैरह भी हम बैकएंड साइड पर ही लिखते हैं। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन किसी भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो चीजें आपको सर्व हो रही होती हैं, जो डेटा आपको स्ट्रीम हो रहा होता है, वो सारा बैकएंड से ही आ रहा होता है, बैकएंड बिजनेस लेयर से गुजरते हुए आ रहा होता है, ठीक है।
बेसिकली आपकी तीन लेयर्स होती हैं, एक इंटरफेस लेयर, एक बिजनेस लॉजिक और एक आपका डेटाबेस लेयर। तो डेटाबेस लेयर बिजनेस लॉजिक के साथ कनेक्ट होती है, और आपकी बिजनेस लॉजिक जो बैकएंड लेयर होती है वो आपकी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एपीआई कम्युनिकेशंस। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी एनिमेशन डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये जो हमारे सर्वर्स हैं जिनके ऊपर बैक जो सेंटर में है, इसके ऊपर सारा आपका बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है सर्वर पे, और ये कहीं ना कहीं होस्टेड है। और इसको जो डेटा मिल रहा है वो एक डेटाबेस से मिल रहा है, जो कि मेरे राइट साइड पर है जहाँ पे मेरा माउस है। और फिर ये सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करता है और ऑथेंटिकेट करता है, और फिर यूजर को सर्व करता है। तो फिर यूजर के बाद जाके वीडियो ऑडियो जो भी उसका डेटा है वो स्ट्रीम होता है। ठीक है। ये बेसिकली हमारा बैकएंड डेवलपमेंट का रूल होता है। अब बैकएंड डेवलपमेंट क्यों चाहिए, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे अगर कोई भी ऐप है वो डेटा फैच कर रही है डेटाबेस से, तो उसको ऑथेंटिकेट करना, उसको लॉगिन साइन अप रोल देना है। या अगर कोई यूजर नया यूजर आया तो वो साइन अप होगा, तो वो कैसे साइन अप होगा, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, ये सारा बिजनेस लॉजिक बैकएंड पे लिखा जाएगा। जितने भी सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स फीचर हैं, पेमेंट के, ऑर्डर्स के, टास्क के, ये सारे हम बैकएंड पे लिख जाएंगे। फ्रंट एंड कैन अलोन कैन नॉट मैनेज द लार्ज स्केल ऑपरेशंस। फ्रंट एंड के ऊपर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। विदाउट बैकएंड ऐप वुड बी स्टैटिक एंड लिमिटेड। ठीक है। तो विदाउट बैकएंड जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो बिल्कुल स्टैटिक होती है, उसके ऊपर जो चीज होती है वो बस वैसी ही रहती है, उसमें कोई डायनेमिक एक्शन का या कंटेंट चेंज नहीं होता। जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशन है वो अपना कंटेंट चेंज कर रही होती है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इवन कोई फूड डिलीवरी ऐप हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें सारे डेटा डायनेमिक्स होता है। ठीक है। एवरीवन विल पार्टिसिपेट। तो बेसिकली अब अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आपको आइडिया होगा कि बैकएंड बेसिकली किसी भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का बैकबोन होती है कि किसको क्या डेटा सर्व होगा, क्या एप्लीकेशन बन रही है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, कहाँ डेटा रखा जाएगा। ये सारी चीजें हम बैकएंड में हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ध्यान में सवाल आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जैसे फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास, बल्कि मैं चले बैकएंड की बात करता हूँ, बैकएंड के ऊपर हमारे पास बहुत सारी जिसे हम कहते हैं बास, बैकएंड एज अ सर्विस। बैकएंड एज अ सर्विस बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो क्यों हम बैकएंड एज अ सर्विस, जिसके अंदर इंक्लूडिंग फायरबेस हो गया आपका, और भी जो मॉडर्न मॉडर्न से आपकी सूबा बेस हो गया, ये सारी चीजें यूज करके भी हम फ्रंट एंड के साथ डायरेक्टली बैकएंड की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, यानी डेटाबेस की कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो हमें क्यों डेडिकेटली किसी फ्रेमवर्क को सीखना चाहिए, जबकि ऐसी चीजें मौजूद है मार्केट में। तो देखें, जब इसका सेम जो मैं आंसर करता हूँ ना, वो बहुत बड़ा क्लियर आंसर ये होता है कि जैसे वर्डप्रेस के होते हुए क्यों हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं फ्रंट एंड की। अगर वर्डप्रेस फ्रंट एंड बनाकर हमें दे रहा है तो हम क्यों कस्टमली उसको, अगर कोई टेम्पलेट उठा के मैं एक फ्रंट एंड बना सकता हूँ, मैं क्यों कस्टम एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो वो इसलिए बनाएंगे, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट स्केल होता जाएगा, डायनेमिक होता जाएगा, उसके रोल्स बढ़ते जाएंगे, और आप एक रियल वर्ल्ड या आप एक लार्ज स्केल टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपकी एप्लीकेशन, जैसे इस वक्त मैं गूगल का स्लाइड्स यूज कर रहा हूँ अपनी स्लाइड शेयर करने के लिए। तो जब आप मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो वहां पे एक इंटरफेस पे आके लिमिटेशंस आ जाती हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। तो जब हम लिमिटेशन ब्रेक करके थोड़ा एडवांस लेवल पे डीप डाइव करना चाहते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम अपने सारा कोड खुद से मैनेज करें, अपनी चीजें खुद बनाएं। सही है। तो जितने भी बड़े एप्लीकेशन इंटरफेसेस या सीआरएम्स वगैरह होते हैं वो सारे कस्टम पर ही बने हुए होते हैं। ठीक है। एक, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरीके से जब आप बैकएंड साइड पे काम करते हो तो बैकएंड एज अ सर्विस के अंदर भी बहुत सारी चीजों में लिमिटेशंस होती हैं, वहां फिर आप उसको एक्सेल नहीं कर सकते। तो फिर आप उसको शिफ्ट करना पड़ता है पूरे एक बैकएंड सिस्टम पे। तो दैट्स व्हाई बैकएंड इंजीनियर एग्जिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको खुद का भी कोई बैकएंड एज अ सर्विस लिखनी है, कोई सास एप्लीकेशन बने, तो उसके लिए भी आपको बैकएंड ही लगेगा जो आपको खुद कोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आप रियल इंजीनियर्स हैं तो आप बैकएंड एज अ सर्विस ना करके एक प्रॉपरली बैकएंड डेवलपमेंट आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। लेकिन स्टिल देखो, जब हम कोई एप्लीकेशन, जनरली जब हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं ना कंपनी में, तो हमारे डेडिकेटली जावा बैकएंड यूज होता है बैकएंड साइड पे। सही है। और नोड जेएस हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम कोई अपने डेव ट्रायो के पर्सनल क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे फिर ये चीजें मैटर करती हैं कि भाई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। ये एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसका हम सॉल्यूशन बना के देंगे। ठीक है ना। अगर आपकी एप्लीकेशन में बैकएंड एज अ सर्विस आपको ज्यादा फास्ट रखती है, इजी रखती है, और इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है, तो आप उसको यूज करो। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें स्ट्रीमिंग है, जिसमें लाइव फीचर्स हैं, जिसमें चैटिंग्स हैं, जिसमें आपको अपनी चीजें मॉड्यूल्स लिखने पड़ रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड सॉकेट्स लगे हुए हैं, तो फिर आपको बैकएंड एज अ सर्विस
न, ना यूज करके अपना कस्टम कोड लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट बेस करती हैं, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करती हैं, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये फ्रेमवर्क पढ़ लें। ठीक है, इसको आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। अच्छा, एंड द अदर हैंड अगर हम नेस्ट जेस की बात करें कि भाई नेस्ट जेस ही क्यों हम पिक कर रहे हैं, तो नेस्ट जेस जैसा मैंने इनिशियली बताया, इसको भी आप पढ़ लें कि नेस्ट जेस इज अ नोड जेस फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एफिशिएंट रिलायबल स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशन। इस स्ट्रक्चर इज ऑप्शनेटेड and draw inspiration from Angular. Nest has gained popularity more than 6 million download on npm weekly. आपको मैं बताऊं, इवन 4 साल या 3 साल पहले तक इसके जो डाउनलोड थे वो 3 मिलियन से, लेकिन सिर्फ 3-4 साल के अंदर ये डबल हो गए। तो मैं जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि नेटजिस बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और इनकी अपनी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे इनका अलग से जॉब पोर्टल होता है जहाँ पे दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब्स आई होती है, तो नेस्ट जेस डेवलपर आप जाके जरूर एक्सप्लोर करिएगा इसको। ठीक है, सो इस वजह से हम नेक्स्ट नेक्स्ट चीज को एज अ फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली क्या डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट चीज के टॉपिक्स के ऊपर। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हम वैलिडेशंस और पाइप्स को समझेंगे नेक्स्ट चीज में, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को समझेंगे नेक्स्ट चीज के अंदर। और जिन लोगों ने एंगुलर्स में काम किया है वो थोड़े शायद डेकोरेटर्स और टर्म से फैमिलियर होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं भी काम किया, इट्स टोटली फाइन, आप एज अ बैकएंड ये सारी चीजें सीखोगे। और कोड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब, जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा था ना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आप यूट्यूब वगैरह से चीजों से क्या लर्न करते हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप किसी रेलवे एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, तो कि आपकी कोड की डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुई है, फ्रंट एंड वाला उससे कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि आप स्टैंड अलोन सिंगल तो आप बैठ के काम नहीं कर रहे ना, पूरी टीम बैठी हुई है, तो पूरी टीम के साथ किस तरीके से कोड मैनेज होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम नेटजिस के साथ कर सकते हो, नेटजिस ने इसमें कितनी आसानी हमें दी हुई है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। जबकि अगर आप एक्सप्रेस जेस पे जाओ ना, तो बहुत सारी चीजें आपने इतनी मैनुअली जाके करनी पड़ती हैं, तो वो हेडेक हो जाता है। तो नेस्ट.जेएस एक फुल फ्रेश फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें बिल्ट इन, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट मिल जाती हैं। इसके बाद फिर हम टाइप स्क्रिप्ट टाइप और हम देखेंगे, जिसमें हम हैंडल कर रहे होंगे रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ, मोस्टली हम पोस्टग्रेस के साथ काम कर रहे होंगे। फिर हम डेटाबेस रिलेशंस देखेंगे, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे नेस्ट.जेएस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन नाउ डेज फ्रंट एंड के अंदर भी एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप मॉडर्न फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो। क्लाइंट साइड जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, तो आपको पता है कि आपकी एक मिस्टेक की वजह से पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, क्योंकि वो सारा क्लाइंट साइड कोड होता है ना। तो बैकएंड के अंदर भी हमें इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारा बैकएंड उसको कैसे हैंडल करता है। सही है, तो उसके अगेंस्ट एक प्रॉपरली एरर मैसेज जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपका सर्वर ही क्रैश करता है। ठीक है, तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस हम देखेंगे। फिर डेटाबेस ट्रांजिशंस देखेंगे, ऑथेंटिकेशन देखेंगे, जिसमें हम जेसन वेब टोकन वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन काम करती है, स्टेट लेस्ट एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है, फिर गार्ड्स और डेकोरेटर्स वगैरह इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे, फिर हम गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह का रोल भी देख लेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम फाइल अपलोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट, यूनिट टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग किस तरीके से किसी फ्रेमवर्क में होती है, और नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको क्या चीजें बिल्ट इन मिल जाती हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। और वंस जब हमारी पूरी एक थ्रू आउट द कोर्स एक हमारी कंप्लीट हो जाएगा कि हमें बैकएंड नेस्ट जिसके अंदर एक पूरी ऑथेंटिकेशन, गार्ड, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ जब काम करना आ जाएगा, तो फिर हम नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कि हम मोंगोस एज ओआरएम यूज करेंगे फॉर मोंगोडीबी। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो थ्रू आउट द कोर्स, हम ऑफ कोर्स मैं सारी चीजें नहीं लिख सकता, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे होंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह। ठीक है, देन फिर अगर हम इस नेस्ट जेएस की सिर्फ बात करें कि भाई किन किन लोगों को नेस्ट जेएस करनी चाहिए, तो वो नोड जेएस डेवलपर जिन्होंने एक्सप्रेस जिस पे काम किया हुआ है या नोड जेएस का जिनको आइडिया है, वो लोग इस पे काम कर सकते हैं, स्पेशली जो फ्रंट एंड वाले डेवलपर्स हैं और वो अपने आप को थ्रू आउट द बैक एंड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो और वो चाहते हैं कि एक रोबस्ट एक स्केलेबल फ्रेमवर्क पे वो काम करें, तो वो भी इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर हैं और वो बैक एंड पे जंप करना चाहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि नेस्ट.जेएस पूरा सिस्टम ही टाइप स्क्रिप्ट पे बेस्ड करता है। लेकिन अब टाइप स्क्रिप्ट नहीं भी आती तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट कोर्स फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट से करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट जेएस पे जाएंगे। फिर हम नोड जेएस डेवलपर की हमने बात कर ली ऑलरेडी, जो कि रोबस्ट फ्रेमवर्क चाहते हैं रेस्ट एपीएस वगैरह के लिए, बिल्ट इन सपोर्ट्स वगैरह सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो लार्ज स्केल्स टीम है, जो लार्ज टीम्स है, और वो चाहते हैं कोई नोड जेएस के अंदर हम ऐसा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करें
जो कि हमारी टीम को सपोर्टेबल हो, तो आप नेस्ट जेएस को चूज कर सकते हो ओवर एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस जेएस के साथ काम करते हो ना, तो वहां आपको एक पूरा सिस्टम पहले बनाना पड़ता है अपनी टीम के लिए, फिर आप उसको टीम को असाइन कर सकते हो। सही है, जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं वो पूरा, मैं आपको अपनी खैर मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हमारी जो कंपनी का नोट सिस्टम है ना, आपने अगर एक्सप्रेस जेएस में किसी ने काम किया हुआ है, उसको आप उठाएं, और मैं भी आपको एक एक्सप्रेस जिसकी एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमें पूरा पहले हमने उसका सिस्टम बनाया कि कोई नया डेवलपर आके हमारे कोड में काम करे तो वो किस तरीके से करेगा, तो ये कहाँ फाइल रखी जाएंगी, कहाँ चीजें रखी जाएंगी, क्योंकि एक्सप्रेस जिसके अंदर ना बड़ा वो वाइडली रख देते हैं लोग, राउट्स बना दिए, मॉड्यूल्स बना दिए, वो बना दिए, वो एक फोल्डर के अंदर हजारों हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से नहीं, पूरा पहले सिस्टम बनाया, फिर वो प्रोजेक्ट डिफरेंट डेवलपर्स को असाइन हुआ कि भाई आपने यहाँ काम करना है, आपने यहाँ करना है। लेकिन नेस्ट जिसके अंदर आपको ये चीजें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है, तो इट्स वेरी सुटेबल फॉर लार्ज स्केल टीम्स। फिर आपके पास आता है डेवलपर हु वांट टू लर्न नेस्ट, जो कि आप लोग हैं, कि आप लोग नेस्ट पढ़ना चाहते हैं, टाइप ओआरएम पढ़ना चाहते हैं, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, नॉन सीक्वल, सीक्वल डेटाबेसेस, टेस्टिंग वगैरह, बैकएंड, ये सारी चीजें जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सुटेबल है। And one and only final is anyone who want to learn Next.js framework and needed to gain in-depth knowledge about the framework। ठीक है, और वो लोग जो कि Next.js को in depth पढ़ना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर दैट पीपल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक हमारी जो Next.js की जर्नी थी, जो Next.js से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको सारी डिलीवर्ड करी, और आपको मैंने बताया कि बैकएंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, Next.js का क्या रोल है, क्यों Next.js हमें करना चाहिए ओवर एक्सप्रेस जेएस एंड ओवर अदर फ्रेमवर्क्स। ठीक है, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है सेशन के एंड में। अभी मैं सर को ओवर दे रहा हूँ, ताकि वो आपको आपकी क्लासेस कहाँ होंगी, किस तरीके से मैनेज होंगी, और क्या क्या चीज़ें आपको अभी हमें प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको ओवर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सर जहांगीर ने काफ़ी हद तक आपको चीज़ें बता दी हैं कि थ्रू आउट दी कोर्स क्या क्या होने वाला है, और नेस्ट.जेएस के बारे में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज दे दी है थियोरेटिकल, ताकि आपको पता रहे कि आप करने क्या वाले हो। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बेसिकली डेफ रहा हूँ मैं, एज ए इंस्ट्रक्टर मैं वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आपको पता है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने एपटेक एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया था। देन फिर मैंने मर्न स्टैक ज्वाइन किया एज अ मर्न स्टैक डेवलपर टेक स्मिथ में। और करंटली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक्सटेक सॉफ्ट में, एक लार्ज स्केल कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो कुल मिला के जो जर्नी रही है काफ़ी अच्छी रही है। सही है। तो अभी जो करंट मेरा रोल है वो बेसिकली क्या है, मैं फ्रंट एंड टीम को लीड कर रहा हूँ। सही है। जब मैंने ज्वाइन किया था अपनी कंपनी को, एक्सटेक सॉफ्ट को, तो मैं एज अ रिएक्ट डेवलपर था। सही है। मतलब एक टीम में वर्क कर रहा था। तो मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें मल्टीपल टीम्स हैं प्रोजेक्ट वाइज। सही है। और अब मैं उस टीम का फ्रंट एंड लीड हूँ, फ्रंट एंड टीम में। सही है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। अच्छा देखें, दो तरह की बातें होती हैं। जैसे मैं अभी सर जहांगीर ने एग्जांपल दी कि हमारे पास वेबसाइट वर्डप्रेस पे भी बन सकती है। सही है। बैकएंड हम लोग फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो हम इन कस्टम चीज़ों पे क्यों जाते हैं? देखें, जब एक एक चीज़ होता है अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया, एक चीज़ होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को ज़िंदा रखना। सही है। तो हम जिस एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो पता चला कि भाई 4 4 5 5 साल से उनके सॉफ्टवेयर पे वर्क चल रहा है। मतलब क्लाइंट इतने पुराने हैं और उनका सॉफ्टवेयर अभी तक लाइव है। मतलब जैसे उनका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था एमवीसी पे, देन उन्होंने रिएक्ट पे कन्वर्ट कराया। ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर चलता रहा, अभी तक जिंदा है। सही है। तो बैकएंड क्यों कस्टम ज़रूरी है कि आपको जब एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, तो ये आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, किसी आप ऐसे इंडस्ट्री में वर्क करते हो जहाँ पे उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। सही है। तो आपको ना ऐसी छोटी चीज़ों पे नहीं जाना पड़ता। सही है। जैसे फायरबेस हो गया, एक मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे आके आप रुक जाओगे। जब आप कस्टम सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो आपके इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। सही है। तो कुल मिला के बात ये रही कि सॉफ्टवेयर को ज़िंदा रखने के लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि लार्ज स्केल चीज़ों को हैंडल कर सकें। सही है। तो नेस्ट जेएस उनमें से एक है। तो उसकी भी बेस्ट कंपैरिजन बताया कि भाई नोड जेएस में क्या मसले थे कि आपको खुद से पूरा सिस्टम लिखना पड़ रहा है। सही है, कि डेवलपर किस तरह काम करेगा। तो जबकि नेस्ट आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब उसके रूल्स के अंदर रहते हुए आप एक काम करोगे, तो जितने भी डेवलपर उस पर काम कर लें तो उसको नेस्ट जेएस की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो रूल्स के हिसाब से चलेंगे, तो आपका कोड कभी भी ख़राब नहीं होगा। और
एप्लीकेशन आपकी मेंटेनेबल हो रहेगी। तो ये मेरी जर्नी थी। अच्छा, सेकंड के डेव ड्राइव का आपके पास पेज है तो आप देखें लिंक्डइन पे आके। और जो भी जिन्होंने अपना अभी तक लिंक्डइन, जिनके नहीं बने हुए, मैं बेसिकली मेजोरिटी के तो अब बने हुए ही होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़ रही है, तो लिंक्डइन भी फेसबुक की तरह पॉपुलर है पाकिस्तान में। तो आप लोग सब लोग लिंक्डइन को ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से रख लें। सही है। और अगर जो पुराने एक्सपीरियंस जिनके जितने भी हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को डालें। जैसे हमने यहाँ पे रखे हुए अपने एक्सपीरियंसेस सारे, की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। एज अ फैकल्टी मैंने स्टार्ट किया, फिर एक कंपनी ज्वाइन करी मर्न स्टैक। सही है। और फिर अब मैं इस कंपनी में हूँ, तो जब भी कोई आपको हायर करता है तो वो आपकी इन्हीं प्रोफाइल्स पे जाके आपके एक्सपीरियंस को देखता है। ठीक है। तो खैर, ये चीज़ थी, डेफ ड्राइव को कनेक्ट कर लिएगा। सही है, लिंक्डइन पे। और ताकि आप लोग देख सकें प्रीवियसली क्या चल रहा है। एंड सेकंड, अब बात करते हैं कि आपको कोर्स का एक्सेस कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, डेफ ड्राइव की वेबसाइट पे। ठीक है, ये यूआरएल मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, चीज़ और, 1 सेकेंड। ठीक है, तो वेबसाइट आप जाओगे deftrive.pro पे। सही है। deftrive.pro पे जाओगे तो आपके पास हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। देन आप साइड बार पे आओगे। यहाँ से आपको जाना है एजुकेशन पे। अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको पता है हो रही है, तो लास्ट में आप इन प्रोसेस को देख लिएगा। एजुकेशन के सेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कंटिन्यू विद गूगल। तो आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। सही है। गूगल अकाउंट आपको वही यूज़ करना है, जैसे क्रोम पे हम लॉगिन करते हैं ना गूगल अकाउंट, तो आपको वही अकाउंट यूज़ करना है जो आपने हमसे शेयर किया है। ठीक है। और अपना अपडेटेड जीमेल हमें प्रोवाइड कर दें व्हाट्सएप पे। अगर किसी ने अगर गलत ईमेल दे दी है तो वो हमें, हम उसको रिप्लेस कर दें। तो आपके पास आपका कोर्स यहाँ पे नज़र आ जाएगा जो कि क्या है, नेस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वो कोर्स नज़र आएगा। सही है। जब आपको हम इनरोल कर देंगे, अभी आपके पास जब आप सारे लॉगिन कर लोगे ना, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप किसी कोर्स में असाइन नहीं हो, तो हम आपको असाइन कर देंगे आपकी ईमेल की बेस पे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आज की क्लास होगी तो वहाँ पे आपके पास आपको शो हो जाने लग जाएगी। तो लाजमी आप अपनी ईमेल्स हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आपने वैसे करी भी है रजिस्ट्रेशन के लिए के वक्त, तो हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी ने गलत ईमेल शेयर करी हुई है तो अपनी वो ईमेल शेयर करें जिससे आप हम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट दी कोर्स आपकी वही ईमेल रहेगी। तो ईमेल आपको वही रखनी है जिससे आप क्रोम पे लॉगिन है। ठीक है, ताकि आप उसी से लॉगिन करें। और सेकंड, आपको गूगल क्लासरूम हम इनवाइट शेयर कर देंगे उसी ईमेल पे जो आप हमसे प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो यहाँ पे आपके जितने भी असाइनमेंट होंगे या जो भी टास्क होंगे या कंटेंट होगा, सही है, रिकॉर्डिंग के अलावा, वो आपको गूगल क्लासरूम पे असाइन किया जाएगा। सही है। तो गूगल क्लासरूम पे आपको हम जब ऐड कर देंगे तो आपको पता है ना गूगल क्लासरूम कहाँ से आएगा, जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम यहाँ पे आप क्रोम अपने पास खोलोगे तो यहाँ पे डॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिएगा, गूगल ऐप सारी आ जाएंगी यहाँ पे। सही है। तो यहीं पे आपको क्लासरूम मिलेगा। अच्छा, एक मोबाइल इसकी एप्लीकेशन भी है क्लासरूम की, इंस्टॉल कर लिएगा अपने पास। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। सही है, उससे पहले मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा। सही है, आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट क्लासरूम पे आओगे। लेकिन फर्दर बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लास ज्वाइन नहीं होती, तो मैं आपको कोड दे दूंगा, आप पर्सनली मुझे बताओगे कि क्लास ज्वाइन नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैं आपको आपके मसले को हल कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुल मिला के कंटेंट आएगा या आपका असाइनमेंट आएंगे जो आप ऑन टाइम सबमिट करवाओगे। सही है। डेफ ड्राइव की वेबसाइट मैंने आपके साथ बता दी है, यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। सही है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ ऑलरेडी हैं। जितनी भी चीज़ों की बातचीत हुई है कि सर जहांगीर ने आपको बताया कि फ्रीलांस हमारा ग्रुप भी है, तो उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है। सही है, कंटिन्यू विद गूगल करके। फिर जब भी आप इस यूआरएल पे आएंगे, एजुकेशन अपना सेव कर लिएगा, या तो वही एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप जाइएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा, जब आप रिफ्रेश करेंगे, जब मैं असाइन कर दूंगा आपको, तो कोर्सेज शो हो जाएंगे और उनकी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो कुल मिला के बाद आपको इतना काम करना है नेक्स्ट वीक से पहले पहले। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लासेस आपको पता है एवरी संडे होंगी। तो नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर नेक्स्ट जेएस आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी रखने का मकसद ये था कि आपको सब चीज़ों का पता हो जाएगा कि किस तरीके से आप कोर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चैट में वो कर सकता है। देन फिर हम अभी एंड करेंगे।
किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छा, कर एक सकते हैं। चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हम्म। नेक्स्ट जेएस की जो जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी लाइव होंगी संडे संडे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने लाजमी क्लास ज्वाइन करनी है, और क्लास ज्वाइन करके ही आपने क्लास लेनी है, ठीक है। ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई कहीं पे आप, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैकएंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही किसी ने नहीं पढ़ी हुई है, किसी को टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो वो लाइव क्लास अटेंड करे और वहीं पे उसकी लर्निंग करे, ठीक है, हमारे साथ साथ। और कोई क्वेश्चन है जब मैं पढ़ा रहा हूँ या सर पर आ रहा है, तो आप वहीं पे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें भी आइडिया था कि आपका किस लेवल पे आप लोग हैं, और आपको भी आइडिया होगा कि आप किस तरीके से लर्निंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको जो असल जो आउटकम है ना इस कोर्स को परचेज करने का, इसको हमारे साथ ड्राइव ट्राई होगा, वो यही है कि आप लाइव क्लासेस लें लाजमी, ठीक है। ठीक अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो उस सूरत में आपके पास है। ये पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन मैं किसी को, हम अपने हर बैच में ये बात करते हैं कि आपको रिकमेंडेड रिकॉर्डिंग देखना नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इज टोटली टाइम बेस्ड, ठीक है। अगर आपकी क्लास निकल गई तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप एक क्लास आपने मिस कर दी और आप डेली आपने अंत में लगे आप 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो, और फिर आप उससे कोड कर रहे हो, तो आप फिर उस जो आउटकम है ना इस कोर्स का वो आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग लाइव क्लासेस लें, उसमें चीजों को समझें, फिर बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग होगी और गिटअप पर हम आपको एक्सेस दे देंगे, तो आपके पास कोड भी होगा, ठीक है। तो वहां से आप उस कोड को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लास, क्योंकि आपने ली हुई है और आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो आप उसको ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट कर लोगे। तो आप एक ट्यूटोरियल हेल से बच जाओगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी कवर दिस कोर विद टाइमलाइन, ठीक है। अगर आपका एक गोल है कि भाई मैं 6 मंथ के अंदर या 8 मंथ्स के अंदर इस कोर्स को खत्म करूँ, तो आप टाइमली खत्म कर लोगे, ठीक है ना। वरना फिर आप करते रहो खत्म, जो आपको साल भी लग जाएगा, 1.5 साल भी लग जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना जब वो पेंडिंग हो जाती है तो फिर वो आपके ऊपर आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पुराने बैच के भी, जिन्होंने हैंड टू हैंड चीजें लेकर चले थे, उनके बैच खत्म भी हो गए, उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रोजेक्ट भी बना लिए, वो जॉब भी कर रहे हैं, सही है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनकी रिकॉर्डिंग्स कुछ रह गई हैं, तो वो अब वो क्योंकि अब वो खत्म हो गए ना, क्योंकि अब क्लास तो होती नहीं है, तो अब उनको खुद टाइम निकालना और मैनेज करना और फिर वो रिकॉर्डिंग क्लास देखनी है। तो उनका काफी, तो मतलब जो गोल कहने का मतलब ये, आपका गोल इतना डिले होता है इसकी वजह से थ्रू आउट, ठीक है ना। और यही टाइम है जिस टाइम आपने ज्वाइन करा है, तो भाई आपने एक गोल बनाया है, तो आप उसको उस टाइम पर ही फिनिश करो, ठीक है। बिल्कुल सो सही बात है कि अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप लोग, तो फिर आप प्रॉपर हाँ। टाइम दो चीज़ों पे, ताकि आप क्वेश्चन भी याद याद करो। देखिए हम लोग ये मना नहीं करते कि रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, तो अगर कोई क्वेश्चन करोगे तो हम जवाब देते हैं, लेकिन ये कि अगर आप टाइमली क्लास ज्वाइन करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप सब स्टूडेंट के साथ हो। अच्छा, हैंड रेस किया हुआ है, जुएब सत्तार ने मैसेज कर दिया। अच्छा, चैट भी होती है जूम पे ना, जूम के बारे में अगर पता ना हो तो मैं थोड़ा सा हाँ, बता आप दूं। लोग हाँ, क्वेश्चंस करना चाहते हो आप मतलब चैट्स जब पे हम कर सकते हैं। मतलब पढ़ा भी रहे हो ना, फौरन आप चैट पे मैसेज कर दो तो हम चैट ऑन बिल्कुल। ऑन रखते हैं। सही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई डिस्टरबेंस के चक्कर में बोलता नहीं है, तो हम वो चैट यूज़ कर ले तो मसला नहीं होता। जी जुहेब, आप अपना क्वेश्चन कर लें, फिर हम एंड करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। क्वेश्चन ये है कि जेएस या टीएस की कितनी, क्या नाम है, बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज रिक्वायर्ड है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। सही है सर, जहांगीर बता दें। आपके आपके पास कितनी नॉलेज है अभी जेएस की? कभी आपने um, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है? मैंने एपटेक के अंदर जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, तो क्या नाम है, हम्म। छोटी मोटी जो एपटेक के ऊपर वही लूप वगैरह लगा लेना, वेरिएबल्स डिफाइन कर सही है। लेना, इस अच्छा तरह की क्लास, छोटी एक बहुत मिनट, बेसिक है। अ, 1 मिनट रह गया, क्लास एंड भी होने वाली है, तो आप एक काम करें, रीज्वाइन कर लें क्लिक करके ना। 40 मिनट्स का सेशन होता है जूम का ना, तो हम रीज्वाइन करते हैं उसी लिंक पे ना, क्लिक कर दें दोबारा से, तो आप रीज्वाइन कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आप, रीज्वाइन कर लें, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन यही दोबारा आपके आपको क्वेश्चन जवाब दे से मैं देता हूँ। आंसर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।